I welcome you all in our second class of structural analysis. मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में सिर्फ इतना डिस्कस किया था कि जो इक्वेशंस हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, है ना। कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, देन वी हैव कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, देन वी हैव एनर्जी इक्वेशंस। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स हो सकते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं। मेरे ख्याल से हमने शायद एक ही मेंबर डिस्कस किया था, एक्सियल मेंबर। तो एक्सियल मेंबर अगर आपके स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है तो वो किस टाइप का फोर्स रेजिस्ट करेगा। सीधी सी बात है, अगर आप उसमें नाम में देख लो क्या लिखा हुआ, उसका नाम एक्सियल नाम रखा हुआ है। आपने उसका नाम ही क्यों रखा हुआ एक्सियल? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे? हम लोग उसके बाद बीम्स एंड फ्रेम्स की बात कर रहे थे। बीम्स एंड फ्रेम्स, बेसिकली फ्रेम्स क्या है? फ्रेम कुछ भी नहीं है। फ्रेम जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो बीम से मिलकर बना हुआ है और वो कॉलम से मिलकर बना हुआ है। तो हमने सिर्फ इतना डिफाइन किया था कि बीम वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। बीम बीम वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसके ऊपर लोडिंग कैसी आएगी, जिसके ऊपर जनरली, ध्यान रखना जनरल वर्ड यूज कर रहा हूँ, जिसके ऊपर लोडिंग आएगी जनरली ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या ऐसा कोई जरूरी है कि हर बार जो लोडिंग निकल के आएगी वो ट्रांसवर्स निकल के आएगी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जनरली वर्ड यूज किया मैंने, ठीक है। जो बीम है वो एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसके ऊपर ट्रांसवर्स लोडिंग निकल के आएगी, और इसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेज है वो कौन कौन से डेवलप होंगे? इसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेज कौन कौन से होंगे? अगर ट्रांसफर, सुनो ध्यान से बात, अब ध्यान से बात समझो। ये डिपेंड करता है कि लोडिंग कंडीशन कैसी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें ट्रांसवर्स लोडिंग बीम के अंदर आ रही है, तो अगर बीम के अंदर ट्रांसवर्स लोडिंग आएगी तो कौन कौन से फोर्सेज आएंगे? शियर फोर्स आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा, और कौन सा आएगा निकल के? तो टोर्शन भी निकल के आएगी, टोर्शन भी निकल के आएगी। बट अगर, सुनो बात ध्यान से, अब ट्रांसवर्स लोडिंग के साथ साथ अगर आपने ट्रांसवर्स लोडिंग तो आपने लगाई रखी है, अगर आपने ट्रांसवर्स लोडिंग के साथ साथ बीम के ऊपर एक्सियल लोडिंग भी अप्लाई करी, अब बीम के अंदर इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से आएंगे निकल के? अब एक्सियल फोर्स भी आएगा, शियर फोर्स भी आएगा, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, और क्या आएगा? टोर्शनल मोमेंट भी आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब जरा देखते हैं कैसे मैं बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, अभी सबको क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि पहली बार चीजें ऐसे पढ़ रहे हो। तो देखो ध्यान से, मान लो जो आपके पास बीम एलिमेंट था, आपने उसको कट किया। सुनते रहना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। आपने कट किया उसे, ठीक है। मैं जब कट करने के बाद फोर्सेस दिखा रहा हूँ तो वो फोर्सेस कौन से होंगे? एक्सटर्नल होंगे, इंटरनल होंगे? बीम का सेक्शन कट करने के बाद अगर मैं आपको फोर्सेस दिखा रहा हूँ तो कौन से फोर्सेस होंगे? दैट विल बी इंटरनल फोर्सेस। चलो अच्छी बात है। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के पास में कितनी डायरेक्शंस होती हैं? चलो ठीक है, 3 डायरेक्शंस होती है ना। सॉरी, डायरेक्शंस तो इनफिनिट होती है, लेकिन डायमेंशंस कितनी होती है? 3 डायमेंशंस होती है, ठीक है, ठीक है। आपको याद है? चलो अब ध्यान से देखो बात। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपने बीम ली थी, सुनना बात ध्यान से, जो भी आपने बीम ली थी उस पर ट्रांसवर्स लोडिंग भी थी और उसके पास एक्सियल लोडिंग भी थी। तो जो लोडिंग बीम के अंदर निकल के आएगी, जिसको आप इंटरनल लोड्स बोल रहे हो, कौन कौन सा होगा? सबसे पहली बात तो इसके डायमेंशंस मार्क करो, क्योंकि तीन डायमेंशंस है, इसलिए हम तीन ही डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज वाई, दिस इज एक्स, एंड दिस इज जेड। जेड, दिस इज एक्स, एंड दिस इज वाई। अब ध्यान से सुनना बेटा, देखो सबसे पहला इंटरनल फोर्स, लेट अस सपोज एक्स डायरेक्शन में, कौन सा फोर्स होगा? ये इसका नाम बता दो बस मेरे को। सबसे पहला जो इंटरनल फोर्स आएगा वो आएगा एक्स डायरेक्शन में, कौन सा फोर्स होगा ये? इस फोर्स का नाम क्या है? एक्सियल फोर्स नाम है इसका, एक्सियल फोर्स। चलो एक फोर्स आया, अब ये जो एक्सियल फोर्स है ये बीम के क्रॉस सेक्शन के कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे है। चलो अब ध्यान से देखो बात, जब आप क्रॉस सेक्शन के 0 डिग्री पे फोर्स दिखाते हो, कौन सा फोर्स होता है? इंटरनल शियर फोर्स। ये वाला शियर फोर्स किस डायरेक्शन में है? वाई के अंदर, वाई के अंदर। जरा मुझे बताना ये वाला शियर फोर्स किसमें होगा? जेड के अंदर, जेड के अंदर। अच्छी बात है, अब ध्यान से सुनते रहना बात। क्योंकि बीम के ऊपर ट्रांसवर्स लोडिंग भी है और एक्सियल लोड भी है। ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण शियर फोर्स तो आ गया, एक्सियल लोडिंग के कारण एक्सियल फोर्स तो आ गया। ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण और क्या निकल के आता है?
बेंडिंग मोमेंट और टॉर्शन मोमेंट। चलो अब ध्यान से देखो बात, जेड डायरेक्शन के अबाउट अगर मोमेंट हो रही है, अगर जेड डायरेक्शन के अबाउट मोमेंट आ रही है, क्या बोलोगे आप इसको? बेंडिंग मोमेंट इन विच डायरेक्शन? बेंडिंग मोमेंट इन जेड डायरेक्शन, बेंडिंग मोमेंट इन जेड डायरेक्शन। चलो ये कौन सा मोमेंट होगा निकल के, ये कौन सा मोमेंट आएगा? पहली बात तो ये बताओ, ये बेंडिंग मोमेंट आएगा, टोर्शन मोमेंट आएगा वाई के अबाउट? बेटा बेंडिंग ही आएगा, लेकिन किसके अबाउट निकल के आएगा? वाई के अबाउट निकल के आएगा। इस वाले मोमेंट को आप क्या बोलोगे? इस वाले मोमेंट को, दैट विल बी द टोर्शन मोमेंट। तो ये 6 के 6 इंटरनल फोर्सेस आपको समझ में आए बीम के अंदर? मुझे इतना बताओ पहले, ये 6 के 6 इंटरनल फोर्सेस आपने तब निकाले जब आपने कौन सी कंडीशन ली? ट्रांसवर्स लोडिंग भी ली, आपने एक्सियल लोडिंग भी लिया, और आपने बीम को 3D के अंदर एनालाइज किया। अभी बात समझ में आपको? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 6 के 6 इंटरनल फोर्सेस तब निकल के आए जब आपने ट्रांसवर्स लोडिंग भी ली, आपने एक्सियल लोडिंग भी लिया, आपने बीम को किसमें एनालाइज किया? आपने बीम को 3D के अंदर एनालाइज किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अगर मैं इसी बीम को 2D के अंदर एनालाइज करूं तो कौन कौन से फोर्स गायब हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल 2D का मतलब क्या हुआ? 2D का मतलब मैं इस बीम को सिर्फ और सिर्फ एक्स के अंदर और सिर्फ वाई के अंदर क्या करना चाहता हूँ? एनालाइज करना चाहता हूँ, एक्स के अंदर और वाई के अंदर। अब बात ध्यान से सुनो बात, अगर मैं जेड डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा तो शियर फोर्स जो जेड के अंदर आ रहा था, क्या वो निकल के आएगा? क्या उसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को? नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना बात। तो एक इसको नंबरिंग कर देता हूँ, सिंपल करने के लिए नंबरिंग कर देता हूँ। लेट अस सपोज जो पहला फोर्स था इंटरनल फोर्स एक्सियल, दैट इज 1, ये आपका 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो 6 इंटरनल फोर्सेज आए जब आपने बीम को 3D में एनालाइज किया। अब मुझे इतना बताओ, जब तुम बीम को 2D में एनालाइज करोगे तो कितने फोर्सेस गायब हो जाएंगे? मेरा मतलब यहां से फोर्सेस का मतलब है फोर्सेस प्लस मोमेंट। ध्यान रखना, जब भी मैं बात करूं फोर्सेस की, इसका मतलब उसमें जो मोमेंट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। ध्यान रखना इस बात। बताओ जरा मेरे को, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। जब मैं बात करूंगा 2D की, तो थर्ड नंबर वाला शेयर फोर्स जो जेड में था गायब हो जाएगा वो। मानते हो बात? चलो अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं बात करूंगा 2D की, तो क्या बेंडिंग वाई में आएगी कभी? क्यों? अगर बेंडिंग वाई में आ रही है तो बीम का डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में है? अगर बेंडिंग वाई में आ रही है तो बीम का जो डिफ्लेक्शन है किस डायरेक्शन में है? वो जेड के अंदर है। क्या तुम जेड में एनालाइज कर रहे हो बीम को? नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगेन, क्या आपको ये देखने को मिलेगा 6 टोर्शन मोमेंट? तो सिर्फ क्या क्या मिलेगा आपको? सिर्फ क्या क्या मिलेगा? अगर मैं बीम को 2D के अंदर एनालाइज करूंगा, क्या मिलेगा आपको? एक तो मिलेगा एक्सियल फोर्स, एक आपको मिला एक्सियल फोर्स, अरे जिसको आपने 1 बोला। और क्या मिला आपको? एक आपको मिला शियर फोर्स, क्या बोल रहे हो आप उसको? दैट इज कौन सा वाला, 2 या 3? नंबर 2 वाला जो वाई के अंदर है। और क्या मिला आपको? एक मिला आपको बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट किसके अबाउट? किसके अबाउट? जो जेड जेड के अबाउट मिली आपको। नंबर क्या उसका? नंबर 4। तो ये 3 इंटरनल फोर्सेस मिलेंगे आपको जब आप बीम को 2D में एनालाइज करोगे। क्या आपको एक बात समझ में आती है? और ऐसा ही केस क्या जो कॉलम है उसके साथ भी होगा? क्या सेम केस कॉलम के साथ? क्यों? क्योंकि बस बीम को आप अगर रोटेट कर दो 90 डिग्री से, क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। ऐसे सिंपल है। सबको बात समझ में आई? अच्छी बात। इसे नोट कर लो, फिर आगे चलता लिख दूंगा इसके बारे में। हम पूरे स्ट्रक्चर में 3D की बात नहीं करेंगे कहीं पे भी, लेकिन वो अलग बात है कि मैं आपको रिएक्शंस और इंटरनल सपोर्ट सारे बताऊंगा 3D के अंदर। हम बात किसकी करेंगे? 2D की। क्यों? हमारी हालत 2D में खराब हो जाती है। अगर 3D में ले गए मैनुअली हो गया काम फिर तो। आई बात समझ में? तो 3D में एनालाइज करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। इवन 2D के अंदर भी एनालिसिस हमारे पास लिमिटेड ही होता है। हम लोग अगर आगे करेंगे कि हम एक सर्टेन डिग्री तक ही 2D स्ट्रक्चर सोल्व कर पाते हैं, उसके बाद उसमें भी हाथ खड़े हो जाते हैं हमारे। तो 3D का तो भूल जाओ आप कि मैं पेन कॉपी लेके 3D के अंदर स्ट्रक्चर को सोल्व कर दूंगा। पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। तो क्यों पॉसिबल नहीं है, आगे समझ में आ जाएगा आपको। मेरे ख्याल से ये सारी बातें मैंने शो में डिस्कस कर रखी हैं आप लोग के साथ में पहले।
बन गया डायग्राम सबका? बनाओ जल्दी। तो अगर तुमसे सवाल आएगा, तुम्हारे पास एक बीम गिवन है, मुझे इतना बताओ उसमें कितने इंटरनल फोर्सेस बताओगे, कितने आएंगे? 3 आएंगे। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रक्चर में सिर्फ किसी बात करेंगे, 2D की बात करेंगे। ध्यान रखना है इस चीज को। एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। और एक्सियल फोर्स भी तब आएगा जब आपने लोडिंग कैसे लगा रखी है, जनरल लगा रखी है, मतलब सिर्फ ट्रांसवर्स लोडिंग नहीं है आपके बीम के ऊपर, एक्सियल लोडिंग भी एक्सटर्नल तरीके से। डन? नोट कर लिया आप लोगों ने? सब लोगों ने? देख सकते हैं। बीम और फ्रेम, इट इज अ लाइन मेंबर। इट इज अ लाइन मेंबर whose one dimension whose one dimension is comparatively more than other two dimensions. Other two dimensions. It is designed. It is designed to resist. It is designed to resist shear force, and bending moment. इसका मतलब क्या हुआ? shear force and bending moment। देखो ध्यान से बात समझो। आपने बीम को यूज किया या फिर बीम को आपने इस तरीके से डिजाइन किया कि उसके अंदर सिर्फ क्या निकल के आएगा? उसके अंदर सिर्फ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ही निकल के आना चाहिए। बट क्या ये स्टेटमेंट ये बोल रही है कि बीम के अंदर एक्सियल फोर्स नहीं आ सकता? ऐसा कुछ बोल रही है स्टेटमेंट? नहीं, हमने बस उसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि बीम के अंदर आपको सिर्फ क्या मिले, आपको एक्सियल फोर्स मिले और बेंडिंग मोमेंट मिले। ये कब पॉसिबल होगा? जब लोडिंग कैसी होगी? ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड। ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड। ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसवर्स लोडिंग क्या होती है, लिख सकते हैं अभी। ट्रांसवर्स लोडिंग is that loading which is applied normal to the longitudinal axis। पीछे आपको बना के दिखाई थी, सेम डायग्राम चिपका देना यहाँ पे। longitudinal axis। so these are our second members। पहला हमने किया एक्सियल मेंबर, दूसरा हमने क्या किया, बीम्स या कॉलम्स। और कॉलम्स और बीम से क्या मिलकर बनेगा? फ्रेम मिलकर बनेगा। नोट कर लो इसको। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? इज इट नोटेड? नेक्स्ट मेंबर है, नेक्स्ट मेंबर इज केबल्स। केबल्स, नाम सुना आपने? केबल्स यूज करते हैं ब्रिज के अंदर, हम लोग केबल्स यूज करते हैं। तो केबल भी एक स्ट्रक्चर एलिमेंट है, लेकिन केबल
किस टाइप का स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा लोड सहन करता है ये। जो केबल आप यूज करते हो अपने स्ट्रक्चर के अंदर, ये किस टाइप का लोड सहन करता है। मैंने आपको बताया था बेटा, मैं आपसे लोड का नेचर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे टाइप पूछ रहा हूँ। वो एक्सियल लोड सहन करता है। अब एक्सियल लोड में भी कौन सा लोड सहन करता है केबल, टेंशन नेचर वाला, जिसका नेचर कैसा हो, जिसका टेंसाइल नेचर हो, वो सहन करता है। इट इज इट इज इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड ऑफ आइदर rope either rope or chain or wire that serves different purpose, that serves different functions, that serves different functions according to the application, according to the application. Next, a cable can only resist ध्यान रखना, axial tensile force, axial tensile force। एक्सियल में भी कौन सा वाला, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल वाला। क्यों, कंप्रेशन क्यों नहीं सहन कर पाएगा ये, फ्लेक्सिबल होता है ना बेटा, फ्लेक्सिबल होता है, कंप्रेशन सहन ही नहीं कर पाएगा बेचारा। सिर्फ आप इसको खींच सकते हो, टेंशन अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। कंप्रेशन देने पे उन भाई साहब का जो शेप है, क्योंकि फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, सहन ही नहीं कर पाएगा। जैसे ही आपने इस पे कंप्रेशन अप्लाई करा, खत्म इसका काम। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हम अपने स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, तो हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो इन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रक्चर में सारे एलिमेंट लगे। नोट करो। मेरे ख्याल से क्लास बिल्कुल बेसिक चल रही है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ये बातें तो वैसे ही कर रखी है पहले ऑलरेडी। चलो आगे। इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि पहले डिस्कस कर चुका है ये सारी चीजें। नेक्स्ट, चलो। आपने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्ट्रक्चर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक क्या पार्ट्स होता है, एक होता है सपोर्ट्स, दूसरा क्या होता है, मेंबर्स होते हैं। हमने कौन सा पार्ट डिस्कस किया स्ट्रक्चर का, हमने मेंबर डिस्कस किया। अभी अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, सपोर्ट्स को। कॉलम भी आएगा बेटा, एक बात सुनो ध्यान से बात। जो बीम है और जो कॉलम है, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही तो है। वो भी वन डायमेंशन, वो भी वन डायमेंशनल, है ना। 2D के अंदर जितने फोर्सेस बीम के अंदर आएंगे, जिस टाइप के फोर्सेस सेम कॉलम के अंदर आएंगे, बेंडिंग, एक्सियल शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स, तो ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको कॉलम और बीम। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, देखो आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट तो हर जगह मिलेगा, मुझे आपको वो तो सिखाना ही है। साथ में आप मुझे पहले ये बताओ कि आप सपोर्ट से क्या समझते हो, सपोर्ट क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सपोर्ट। अब ये मत बोल देना सिर्फ सपोर्ट का मतलब सहारा देना होता है, वो मुझे विच सपोर्ट्स, विच, मैं वही बोल रहा था। सपोर्ट क्या होता है, विच सपोर्ट्स, जॉइंट्स एट द बाउंड्री। देखो, सपोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर वो बाउंड्री अरेंजमेंट है, सुनना बात ध्यान से।
सपोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर वो बाउंड्री अरेंजमेंट है जो आपने प्रोवाइड कर रखा है क्या करने के लिए? सपोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर वो बाउंड्री अरेंजमेंट है जो आपने स्ट्रक्चर की मूवमेंट को रिस्ट्रेन करने के लिए प्रोवाइड कर रखा है। आई बात समझ में? और स्ट्रक्चर के अंदर मूवमेंट कब आएगी? स्ट्रक्चर के अंदर मूवमेंट आएगी कब? जब स्ट्रक्चर के ऊपर क्या लगाओगे आप? जब स्ट्रक्चर के ऊपर आप एक्सटर्नल लोड लगाओगे तो स्ट्रक्चर की मूवमेंट आएगी। आपने उन मूवमेंट को रिस्ट्रेन करने के लिए, मतलब उन मूवमेंट को रोकने के लिए क्या दे रखी है? बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? उन्हीं को सपोर्ट बोलते हैं। उन्हीं को सपोर्ट बोलते हैं। अब ध्यान से बात समझो। आपने सपोर्ट किस लिए प्रोवाइड किया? आपने सपोर्ट प्रोवाइड किया ताकि स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर में क्या मिले आपको? सॉरी, स्ट्रक्चर की मूवमेंट रिस्ट्रेन हो जाए। तो मान के चलो, इधर देखो, आप स्ट्रक्चर की मूवमेंट को रोक रहे हो, आप स्ट्रक्चर की मूवमेंट को रोक रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो, तो क्या सपोर्ट आपको रिएक्शन ऑफर करेगा? उसी डायरेक्शन, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जिसके उसने मूवमेंट को रिस्ट्रेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, देखो ध्यान से बात, आपका स्ट्रक्चर इस एक्स डायरेक्शन में मूव करना चाहता था, बट आपने सपोर्ट लगा के उसकी मूवमेंट को रोक दिया। क्योंकि आपने मूवमेंट को रेस्ट्रेन कराया, इससे डेवलप क्या होगी? सपोर्ट के ऊपर इससे रिएक्शन डेवलप होगी। और जो रिएक्शन की डायरेक्शन आएगी वो किस में होगी? जिस मूवमेंट में, जिस डायरेक्शन में इसने स्ट्रक्चर की मूवमेंट को रेस्ट्रेन किया, उसी डायरेक्शन में इस सपोर्ट पे क्या डेवलप होगी? रिएक्शन डेवलप होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला। आपने अपने स्ट्रक्चर की मूवमेंट को रेस्ट्रेन कराने के लिए क्या प्रोवाइड किया? आपने अपनी स्ट्रक्चर की मूवमेंट को रेस्ट्रेन कराने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया। ठीक है, आपके स्ट्रक्चर की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रेन हो गई। एक बात बताओ, स्ट्रक्चर की मूवमेंट किस पोस्ट पे रेस्ट्रेन हुई? आपके सपोर्ट पे कुछ डेवलप हुआ होगा तभी रुकी मूवमेंट आपकी। तो आपके सपोर्ट पे क्या डेवलप हुई? आपके सपोर्ट पे रिएक्शन डेवलप हुई। अब आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं कि आपके सपोर्ट पे जो रिएक्शन डेवलप हुई उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी जो डायरेक्शन आपके स्ट्रक्चर की हो सकती है। आई बात समझ में आपको? दूसरी चीज, दूसरी चीज, जिस टाइप की मूवमेंट को स्ट्रक्चर, जिस टाइप की मूवमेंट को सपोर्ट रोकेगा, उसी टाइप का इस पे क्या डेवलप होगा? जिस टाइप की मूवमेंट ये सपोर्ट आपके स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेगा, उसी टाइप में क्या डेवलप होगा? उसी टाइप का इस पे रिएक्शन डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सपोर्ट मूवमेंट रोक रहा है फोर्स की, उस पे क्या डेवलप होगा? उस पे फोर्स डेवलप होगा। सॉरी, अगर आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर की मूवमेंट रोक रहा है तो उस पे क्या डेवलप होगा? उस पे फोर्स डेवलप होगा। अगर अगर आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर की रोटेशन रोक रहा है तो उस पे क्या डेवलप होगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर की मूवमेंट रोक रहा है, मतलब ट्रांसलेशन मूवमेंट रोक रहा है, तो उस पे क्या डेवलप होगा? उस पे फोर्स डेवलप होगा। वही सपोर्ट अगर आपके स्ट्रक्चर की रोटेशन रोक रहा है तो उस पे क्या डेवलप होगा? उस पे मूवमेंट डेवलप होगा। आई बात समझ में आप? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो सबसे पहले लिखते हैं सपोर्ट्स क्या होते हैं। इट इज द बाउंड्री अरेंजमेंट्स, इट इज द boundary arrangement that can that can restrain that can restrain the movement of the structure, that can restrain the movement of the structure. Next point of reference, due to the due to the restrainment due to the restrainment of the movement due to the restrainment of the movement, reactions are developed. Reactions are developed at the supports, at the supports in the direction, in the direction, बताओ कहाँ पे? In the direction just opposite to just opposite to the direction of movement, just opposite to the direction of the movement, just opposite to the direction of the movement. अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सपोर्ट्स के क्या होते हैं? सपोर्ट्स, अब हम लोग इसके टाइप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट टाइप का सपोर्ट है दैट इज सबसे सिंपल, नाम भी क्या पड़ गया? सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको? रोलर सपोर्ट, या फिर क्या नाम पड़ जाएगा इसका?
रोकर सपोर्ट, रोकर सपोर्ट। सपोर्ट का काम क्या है? सपोर्ट का काम है आपके स्ट्रक्चर की मूवमेंट को रेस्ट्रेन करना। तो हम सबसे पहले बस यही देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सपोर्ट्स हमारे स्ट्रक्चर की कैसी और किस टाइप की मूवमेंट को रेस्ट्रेन करते हैं। जिस टाइप की मूवमेंट को या जिस टाइप की मूवमेंट को रेस्ट्रेन करेंगे उसी टाइप का उस पर रिएक्शन डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, सिंपल सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दिस इज अवर बीम। पूरी कंप्लीट बीम नहीं दिखा रहा हूं आपको क्योंकि मुझे मेंबर से मतलब नहीं है, अभी मुझे सपोर्ट से मतलब है। और आपने इस पे क्या लगाया? आपने इस पे एक सिंपल सपोर्ट लगाया इस तरीके से। इसी चीज को आप कैसे दिखा सकते हो? सेम इसी तरीके से। देखो जरा, इसी सपोर्ट को दिखाने का एक और तरीका। इस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, दोनों एक ही बात है। अभी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप मुझे बताना इस सपोर्ट पे कौन सी रिएक्शन डेवलप होती है। चलो देखो, अभी मुझे बीम के ऊपर कौन सा लोड है इससे कोई मतलब नहीं है। लेट अस सपोज बीम के ऊपर कोई भी लोड आ रहा है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? बीम एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अगर बीम एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है तो इस सपोर्ट के ऊपर कोई रिएक्शन डेवलप होगा? नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि बीम जेड डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो क्या कोई सपोर्ट डेवलप होगा? सॉरी, कोई रिएक्शन डेवलप होगा? कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। मैंने आपसे बोला बीम इस सपोर्ट के ऊपर एक्स के अंदर मूव कर सकती है, वाई के सॉरी एक्स के अंदर भी रोटेट कर सकती है, वाई के अंदर भी रोटेट कर सकती है, और जेड के अंदर भी, तीनों डायरेक्शन में बीम आराम से रोटेट कर सकती है। तो क्या इस सपोर्ट के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में मोमेंट डेवलप होगा क्या एज अ रिएक्शन? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, ध्यान से बात समझो। बेटा अपने बेसिक जितने स्ट्रॉन्ग रखोगे ना उतना आपको फायदा मिलेगा। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि अगर मैं रोलर सपोर्ट यूज करूंगा, अगर मैं रोलर सपोर्ट यूज करूंगा तो मेरे बीम को जो मूवमेंट मिलेगी, मूवमेंट ध्यान रखना ट्रांजिशन मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, वो एक्स में भी मिल रही है आपको, वो मूवमेंट आपको जेड में भी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे मूवमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं फोर्स लूंगा। क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स में मूवमेंट मिल रही है तो आपको एक्स के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी। क्योंकि आपकी बीम जेड में मूव कर सकती है तो आपको जेड के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी। अब सुनो बात ध्यान से, मैंने आपको एक और इंफॉर्मेशन दी कि अगर मैं रोलर सपोर्ट यूज करता हूं तो मेरी बीम एक्स डायरेक्शन में, मेरी बीम वाई डायरेक्शन में और मेरी बीम जेड डायरेक्शन में, इन तीनों डायरेक्शन में मेरी बीम रोटेट कर सकती है। तो जरा बताना, जो रिएक्शन डेवलप होगी मोमेंट वाली, एक्स के अंदर, एम वाई के अंदर, एम जेड के अंदर, तीनों की वैल्यू क्या निकल के आएगी? जीरो जीरो जीरो। कोई भी मोमेंट एज अ रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। तो मुझे बताओ, इस सपोर्ट ने आपका बीम का कौन सा मूवमेंट रोका? सिर्फ इस सपोर्ट ने आपकी बीम की मूवमेंट रोकी, सिर्फ वाई डायरेक्शन में। ध्यान रखना, रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, क्या रोकी है? मूवमेंट रोकी है, ट्रांसिशन मूवमेंट रोकी हुई। तो इसके अंदर कौन सा रिएक्शन डेवलप होगा? सिर्फ इसके अंदर सिर्फ आर वाई डेवलप होगा, सिर्फ और सिर्फ आर वाई। चलो अब आपसे एक और सवाल, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि आर वाई की डायरेक्शन ये होगी या ये होगी? ये बताओ जरा, कौन सा सही है? इन दोनों में से कौन सा सही है? ये डिपेंड करेगा, लोडिंग पे नहीं डिपेंड करता कभी भी। अरे वही तो सीख रहा हूं। ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा स्ट्रक्चर किस तरीके मूव करना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्ट्रक्चर डाउनवर्ड मूव करना चाहता होता, अगर आपका स्ट्रक्चर डाउनवर्ड मूव करता तो कौन सा रिएक्शन आता? 1 या 2? तो 1 निकल के आता। अगर आपके स्ट्रक्चर की जो रोटेशन है वो, सॉरी, अगर आपके स्ट्रक्चर की जो मूवमेंट है वो ऊपर होती तो कौन सा रिएक्शन निकल के आता? तो सेकंड निकल के आता। जस्ट अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। सबको बात क्लियर है? लोडिंग पे डिपेंड नहीं करेगा। लोडिंग पे तो स्ट्रक्चर की मूवमेंट डिपेंड करेगी, अल्टीमेटली रिएक्शन है उसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी आपके स्ट्रक्चर की मूवमेंट पे। यही बात समझ में आपको? अगर इतनी बात समझ में आई तो क्या मैं यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि अगर मैं बीम के अंदर हमेशा रोलर सपोर्ट दूंगा तो मुझे वाई के अंदर मूवमेंट, वाई के अंदर रिएक्शन निकाल के देगा? क्या मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर मैंने कभी भी बीम के अंदर कहीं पे भी रोलर सपोर्ट लगाया तो वो मुझे वाई के अंदर मूवमेंट रिएक्शन निकाल के देगा? गलत। फिर से गलत। कैसे? चेक करो। बहुत बढ़िया सिमरन, क्या वो
डिपेंड करता है किस पे, स्ट्रक्चर की मूवमेंट आपने कैसे रोकी है, क्या वो डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रक्चर की मूवमेंट को कैसे रोका हो। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो बात, इधर देखो जरा, अब जरा मुझे बताओ क्या पॉसिबल है कि तुम स्ट्रक्चर को या इस बीम को एक्स में मूव करा दो? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने सपोर्ट लगा रखा है। सपोर्ट क्या कर रहा है? सपोर्ट इस स्ट्रक्चर की मूवमेंट को एक्स डायरेक्शन में रेस्ट्रेन कर रहा है। क्योंकि उसने मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में रेस्ट्रेन करी तो उसमें क्या डेवलप होगा? उसमें रिएक्शन भी एक्स डायरेक्शन में डेवलप होगी। इस बार किस डायरेक्शन में? जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। आपका जो स्ट्रक्चर है वो लेफ्ट साइड जाना चाहता था, तो जो रिएक्शन डेवलप होगी किस साइड होगी? वो राइट साइड होगी, आर एक्स। इस तरीके से क्या इस बार कोई आर वाई आएगा क्या? जरा बताना मेरे को, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो इजीली कहां कर सकता है? वो इजीली वाई में मूव कर सकता है। क्योंकि वो इजीली वाई में मूव कर गया, आपके सपोर्ट ने कोई रेजिस्टेंस या कोई रेस्ट्रेनमेंट उसे ऑफर ही नहीं करा। क्योंकि आपके सपोर्ट ने कोई रेस्ट्रेनमेंट ऑफर ही नहीं किया, तो क्या कोई रिएक्शन डेवलप हुई सपोर्ट के अंदर? कोई रिएक्शन डेवलप नहीं हुई। ध्यान रखना इस चीज। हाँ भाई, अभी बात 2D की 3D मैंने की ही नहीं है। अगर अब सुनो बात ध्यान से, इन केस ऑफ इन 2D स्ट्रक्चर, इन 2D स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं 2D स्ट्रक्चर के, तो कौन कौन से रिएक्शंस आ सकते हैं? बस इतना बता दो मेरे को। जनरल रिएक्शंस, आर एक्स आएगा, आर वाई आएगा और एम जेड आएगा, यही आएगा। अगर बात करें 3D के अंदर और 3D स्ट्रक्चर, कौन कौन से रिएक्शन आएंगे? आर एक्स भी आएगा, आर वाई भी आएगा, आर जेड भी आएगा, एम एक्स भी आएगा, एम वाई भी आएगा और एम जेड भी आएगा। चलो, अगर सेम बीम को मैंने 2D में एनालाइज किया होता इस वाले फ्रेम के लिए, इसको अब कंफ्यूज मत होना, सिर्फ वन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि ये भी आ सकता है। मुझे जरा बताओ, फर्स्ट केस में अगर आपका स्ट्रक्चर 2D है तो कौन सा रिएक्शन आएगा? फर्स्ट केस में अगर आपका स्ट्रक्चर 2D है, कौन सा रिएक्शन आएगा? सिर्फ आर वाई निकल के आएगा, सिर्फ आर वाई। फर्स्ट केस में ही आपका स्ट्रक्चर 3D है, कौन सा रिएक्शन निकल के आएगा? आर वाई ही निकल के आएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला? चाहे स्ट्रक्चर का एनालिसिस 2D में करो चाहे 3D में करो, अगर आपने सिंपल सपोर्ट लगाया तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी रिएक्शन मिलेंगी? आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन मिलेगी। आई बात समझ में आपको? ये एक ऐसा अकेला सपोर्ट है, चाहे आप 2D में करो चाहे 3D में करो, आपको एक ही रिएक्शन मिलती है। यही बात समझ में आपको? अगर इतनी बात समझ में आई तो मुझे जरा बताना। आगे चलने से पहले ये बताओ, क्लियर है कि यहाँ तक नहीं है? देखो यार, ये कौन सा सपोर्ट है? ये कौन सा सपोर्ट है? सिंपल सपोर्ट है। सर अभी तो आपने बोला कि इसकी तो एक ही रिएक्शन आ रही है, यहाँ पे कितनी रिएक्शन आ रही है? यहाँ तो दो आ रही है। ये तो आपने झूठ बोल दिया सर। यहाँ से देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आपने केस 1 एनालाइज किया, आपने केस 2 एनालाइज किया। इन दोनों केस के अंदर, इन दोनों केस के अंदर जो भी आपको रिएक्शन मिल रही है, जो भी आपको रिएक्शन मिल रही है, क्या जिस प्लेन में मूवमेंट हो रही है उसके परपेंडिकुलर मिल रही है क्या? या फिर जिस प्लेन में आपका ये स्ट्रक्चर, जिस प्लेन में आपका सपोर्ट लगा हुआ है उसके परपेंडिकुलर मिल रही है क्या? फॉर एग्जांपल, जब आपका ये सपोर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, आपको जस्ट परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन में क्या मिल रही थी? रिएक्शन मिल रही थी। जब आपका यही रोलर सपोर्ट वर्टिकल प्लेन में था, तो जो आपको रिएक्शन मिल रही थी जस्ट उसके क्या मिल रही थी? नॉर्मल मिल रही थी। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले केस में जो आपको रिएक्शन मिलेगी कहाँ मिलेगी? वो एक्स में मिलेगी, वाई में मिलेगी, या कुछ ऐसे मिलेगा परपेंडिकुलर टू द, कैसे मिलेगी आपको? जो भी रिएक्शन मिलेगी आपको इसके परपेंडिकुलर मिलेगी। बेटा ध्यान रखना, परपेंडिकुलर। दिस इज योर रिएक्शन। सर फिर आप झूठ बोल रहे हो, क्यों? एक बात बताओ सर, अगर ये मेरे पास आर रिएक्शन है तो क्या इसके दो कंपोनेंट नहीं होंगे, आर वाई और आर एक्स?
बताना जरा मेरे को। लेट अस सपोज इसके पास ये दो कंपोनेंट है, ये आर एक्स हो गया और ये कौन सा हो गया, आर वाई हो गया। तो मुझे बताओ इसने कितनी रिएक्शन दी आपको, इसने अभी भी आपको एक ही रिएक्शन दी है। कैसे बेटा, एक बात बताओ, ये रोलर सपोर्ट आपने फिट किया होगा स्ट्रक्चर के अंदर, जो रोलर सपोर्ट आपने फिट किया इंक्लाइन, तो क्या आपको इसका इंक्लिनेशन पता होगा, थीटा? आपको आर पता है, आपको थीटा पता है, तो क्या आर एक्स और आर वाई दो अननोन है क्या आपके पास, या एक ही अननोन है सिर्फ? भाई एक बात बताओ मेरे को, ये थीटा पता है ना, क्योंकि जो भी मैंने सपोर्ट लगाया हुआ उसकी जो इंक्लिनेशन है मुझे मालूम है। तो मुझे इतना बताओ, ये एक्चुअल में आर वाई और आर एक्स दो है या एक ही है? अरे एक ही है। एक एक फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, ये दो रिएक्शन नहीं है। ये आई बात समझ में आपको? जो आपको रिएक्शन मिली वो तो परपेंडिकुलर टू द क्या मिली आपको, सपोर्ट ही मिली आपको रिएक्शन, ये आर निकल के आई। तो कंफ्यूज मत होना कि सर अगर इंक्लाइन रोलर आया, ये सवाल आया हुआ है कि अगर आपने रोलर को इंक्लाइन यूज किया तो कितनी रिएक्शन मिलती है आपको? आपको एक ही रिएक्शन मिलती है, एक ही मिलती है। किसके परपेंडिकुलर? आपके सपोर्ट के परपेंडिकुलर। ये दो क्या है इसके, ये दो इसके कंपोनेंट हैं जो निकाले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको थीटा क्या होगा, आपको थीटा अननोन होगा। मुझे एक बात बताओ, कॉमन बेसिक मैथ लगाते हैं, दो दो अननोन निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होती है आपको? दो इक्वेशन चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पे भी दो अन्य, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर ये दो अननोन होते तो आपको कितनी इक्वेशन चाहिए होती है निकालने के लिए? दो इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे ये आर पता हो, ये आर पता हो, तो क्या मैं आर वाई और आर एक्स निकाल सकता हूँ? अगर मुझे सिर्फ ये आर पता हो तो क्या मैं आर वाई और आर निकाल सकता हूँ? क्यों? क्योंकि थीटा मेरे लिए अननोन नहीं है, मैंने तो सेट किया ना रोलर को। थीटा मेरे लिए अननोन नहीं है, वो मेरे लिए नोन है। तो सिर्फ आर को जान के मैं आर वाई और आर एक्स निकाल सकता हूँ, मेरे को दो इक्वेशन की जरूरत नहीं है। तो वो कंपोनेंट्स हैं इसके। आई बात समझ में आपको? तो गलत मत करना आप लोग इस चीज को। सबको क्लियर है? पहला रोलर, सॉरी पहला सपोर्ट, कोई दिक्कत किसी में? 2D में, 3D में तो एक ही रिएक्शन होती है इसके पास, और वो रिएक्शन किसमें होती है? उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, चाहे वो एक्स में हो, चाहे वाई में हो, चाहे जेड में हो, चाहे इंक्लाइंड हो। इसको बना लो, फिर मैं जो कहानी आपको बताई वो लिखवा दूंगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? कितना होगा आर एक्स यहाँ पे? आर एक्स विल बी क्या, आर कोस थीटा, और आर वाई क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। आपको कंपोनेंट निकालने आते कि नहीं, पहले बताओ मेरे को। सर मोमेंट कैसे नहीं रेस्ट होती? क्योंकि मोमेंट इसलिए रेस्ट नहीं होती क्योंकि ये मूव कर रहा है ना। देखो ध्यान से बात इधर समझो। जैसे इसको देखो जरा, ये आपके पास एक सरफेस है, ये आपके पास बीम है, इन दोनों के बीच में एक बॉल रख दो। क्या वो बॉल ऐसा काम करेगी रोलर सपोर्ट का? बताना जरा मेरे को। आप इसके इसके बीच में एक बॉल को प्लेस कर दो, तो क्या बॉल के अबाउट ये बीम रोटेट कर सकते हैं कि नहीं, किसी भी डायरेक्शन में? तो अगर सपोर्ट ने आपके बीम को रोटेट करने दिया तो क्या उसने उसकी मूवमेंट को रोका क्या? अगर सपोर्ट ने आपकी बीम को रोटेट करने दिया किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या उसने उसकी रोटेशन को रोका क्या? अगर उसने उसकी रोटेशन को रोका नहीं तो क्या कोई रिएक्शन डेवलप होगा? अगर कोई रिएक्शन डेवलप नहीं हो रहा तो कैसे आप बोल सकते हो कि मूवमेंट आएगा सपोर्ट के ऊपर? क्लियर हुआ? बेटा देखो ध्यान से बात समझो, सपोर्ट के ऊपर किसी भी टाइप का रिएक्शन तभी डेवलप होगा जब वो कोई रेस्ट्रेनमेंट दे रहा है। अभी जब सपोर्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे आपको अपने आप बात समझ में आ जाएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये सपोर्ट समझ में आया आपको? आगे चलो, इसी में फंस गए होगे बेटा, फिर कैसे होगा काम? ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट इज हिंज सपोर्ट। डायग्राम बनाना ना, डायग्राम बनाया नहीं अभी आपने? बना जल्दी। इंक्लाइन रोलर, इंक्लाइन रोलर also offers only वन रिएक्शन। ये ऑब्जेक्टिव आएगा, मेरे से लिख के ले लो आप जेई के एग्जाम में आपके, वहां गलत करोगे अगर
याद नहीं आया तो चलो, बन गया ना। नेक्स्ट इज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट क्या नाम होता है इसका एक और? इसी को बोलते हैं पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आप नए टाइप का सपोर्ट पढ़ रहे हो तो सिंपल सी बात है पिछले से डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट है वो देखते हैं हम लोग। वापिस बीम बनाते हैं। वापिस से बीम बनाते हैं। ये कुछ इस टाइप का दिखता है पेपर के ऊपर, एक्चुअल में नहीं, पेपर के ऊपर। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। पहला केस करते हैं 2D के अंदर। वो 2D स्ट्रक्चर देखो। 2D का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन सी रिएक्शन आ सकती है, कौन कौन सी रिएक्शन आ सकती है। आर एक्स आ सकती है, आर वाई आ सकती है, और एम जेड आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आएंगी, आ सकती है। चलो ध्यान से देखो, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि ये आपके स्ट्रक्चर का एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट को क्या करता है, रेस्ट्रेन करता है। क्योंकि इसने एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट को रेस्ट्रेन किया, तो क्या आर एक्स निकल के आएगा इसके ऊपर, सपोर्ट के ऊपर? बिल्कुल निकल के आएगा। अच्छी बात है। इस वाले सपोर्ट ने आपके स्ट्रक्चर को वाई डायरेक्शन में भी मूव होने से रोका। क्योंकि इसने वाई डायरेक्शन में मूव होने से रोका, रेस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करी। क्योंकि इसने वाई में रेस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करी, तो रिएक्शन आएगा वाई के अंदर, रिएक्शन आएगा। तो क्या आर वाई भी आएगा? क्या आर वाई भी आएगा? अब मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि ये जेड डायरेक्शन में, टूडी की बात कर रहा हूं, ये जेड डायरेक्शन में बीम को रोटेट होने देता है। तो क्या कोई रेस्ट्रेनमेंट दी इसने बीम को रोटेशन में? इसने कोई रेस्ट्रेन नहीं किया, उसने रोटेट होने दिया। क्योंकि इसने रोटेट होने दिया, तो क्या कोई एमजेड आएगा इस सपोर्ट के ऊपर? एमजेड एज अ रिएक्शन नहीं आएगा इस सपोर्ट के ऊपर। तो 2D के अंदर अगर आप पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट यूज करते हो तो कितने रेस्ट्रेनमेंट आएंगे आपको, कितने रिएक्शन आएंगे? आपको दो रिएक्शन आएंगे। आपको दो रिएक्शन आएंगे। चलो अच्छी बात है। बात करते हैं 3D की। फोर्थ 3D। फोर्थ 3D स्ट्रक्चर। 3D के अंदर कौन कौन से रिएक्शन आ सकते हैं? आर एक्स, आर वाई, आर जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड। क्या कोई और पॉसिबल है? क्या कोई सातवां फोर्स पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अब मैंने आपको एक जानकारी दी, देखो 2D की जानकारी तो मेरे को पता है। अगर मुझे 2D की पता है तो मुझे एडिशनल जानकारी देनी है आपको। क्या जानकारी दी मैंने? कि ये आपके स्ट्रक्चर की मूवमेंट जेड डायरेक्शन में भी नहीं होने देता। क्योंकि ये मूवमेंट को देखो, बात समझो ध्यान से। सबसे पहले तो आर एक्स आएगा, आर वाई आएगा, और क्या नहीं आएगा, एम जेड नहीं आएगा। क्योंकि जो 3D है इसके अंदर 2D की तो कंडीशन ऑलरेडी आएंगी। अब मैंने आपको जानकारी दी कि अगर आप 3D के अंदर पिन सपोर्ट यूज करते हो तो वो पिन सपोर्ट आपके स्ट्रक्चर को जेड डायरेक्शन में भी मूव होने नहीं देता। तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? मैंने आपको जानकारी दी कि अगर आप पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट यूज करते हो 3D के अंदर, तो वो आपके स्ट्रक्चर को जेड डायरेक्शन में भी मूव करने नहीं देता। मतलब रेस्ट्रेनमेंट दे रहा है। अगर वो रेस्ट्रेनमेंट दे रहा है तो क्या डेवलप होगी, रिएक्शन डेवलप होगी। तो कौन सा रिएक्शन आएगा? आर जेड निकल के आएगा। और जानकारी दी मैंने आपको कि आपका पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट किसी भी डायरेक्शन में आपके स्ट्रक्चर की रोटेशन को रोकता नहीं है। दैट मींस क्या कोई रेस्ट्रेनमेंट आएगा किसी भी डायरेक्शन में? ना तो एम एक्स आएगा, ना एम वाई आएगा, ना एम जेड आएगा। ना एम एक्स आएगा, ना एम वाई आएगा, ना एम जेड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पिन सपोर्ट यूज किया हुआ है तो आपका स्ट्रक्चर सपोर्ट के ऊपर जेड में भी रोटेट कर सकता है, वो वाई में भी रोटेट कर सकता है, और वो एक्स में भी रोटेट कर सकता है। आई बात समझ में आपको? रोटेट कर सकता है, मूव नहीं कर सकता। ध्यान रखना, मूवमेंट और रोटेशन अलग अलग यूज कर रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो आपको 2D के अंदर कितनी रिएक्शंस मिली आपको? टू रिएक्शंस। और 3D के अंदर कितनी मिली आपको? थ्री रिएक्शंस। थ्री रिएक्शंस। नेक्स्ट, बनाओ इसको, चलते हैं फिर आगे। इसने मूवमेंट रोका एक्स में, तो आपको रिएक्शन मिलेगा वाई के अंदर, आर वाई। इस तरीके, सॉरी वाई में रोका, और यहां से कैसे आएगा निकल के? दिस इज
अरे एक बात बताओ मेरे को ध्यान से सोच के, इधर सुनो सुनो सुनो। मैंने आपको सोम के अंदर क्या बताया था कि आप कोई भी आर एक्स ले लो, कोई भी आर वाई ले लो, अगर सॉल्यूशन करने के बाद नेगेटिव साइन के साथ निकल के आया तो इसका मतलब क्या होता था कि जो डायरेक्शन आपने अज्यूम करी उसके जस्ट अपोजिट होती है ना? तो जरा मुझे बताना, स्ट्रक्चर को एनालाइज करने से पहले आपने लोडिंग लगा दी, क्या आपको पता होता है स्ट्रक्चर कहाँ मूव करेगा, कि एक्स में पॉजिटिव जाएगा, वाई में पॉजिटिव जाएगा? हमें नहीं पता, तभी तो हम क्या मानते हैं कि लेट अस सपोज आर एक्स की डायरेक्शन ये, लेट अस सपोज आर वाई की डायरेक्शन ये, तभी तो आंसर कभी कभी निकल गया था नेगेटिव, क्योंकि आंसर कभी कभी नेगेटिव निकल गया था। दैट मीन्स क्या कि जो अजम्पशन, जो डायरेक्शन आपने अज्यूम करी थी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। मेरे ख्याल से अब एक एक बात का सेंस बन रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? नेक्स्ट इज फिक्स सपोर्ट। नेक्स्ट इज फिक्स सपोर्ट। मेरा आपसे प्रॉमिस है, आपके जो स्ट्रक्चर के सवाल हैं फंसते होंगे जब आप फॉर्मूला यूज करते होंगे, जैसे 3C-1 निकालने के लिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, और वो फॉर्मूला, वो जो चीज है ना, उससे आप हर स्ट्रक्चर सोल्व कर सकते हो। आई प्रॉमिस, हर स्ट्रक्चर सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज फिक्स सपोर्ट। पता ही अपने को क्या होता है फिक्स सपोर्ट, देखो जरा। दोनों केस पढ़ने वाले हैं अपन, फोर 2D स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से रिएक्शन आ सकते हैं? आर एक्स आ सकता है, आर वाई आ सकता है, और एम जेड आ सकता है। और 3D स्ट्रक्चर, आर एक्स आ सकता है, आर वाई आ सकता है, आर जेड आ सकता है, एम एक्स आ सकता है, एम वाई और एम जेड। मैंने आपको जानकारी दी कि अगर आपका सपोर्ट फिक्स है, अगर आपका सपोर्ट फिक्स है तो आपका स्ट्रक्चर एक्स में मूव नहीं कर सकता। अगर आपका स्ट्रक्चर एक्स में मूव नहीं कर सकता तो कौन सा रिएक्शन आएगा? आर एक्स आएगा। उसके बाद जानकारी दी कि फिक्स सपोर्ट यूज करने पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो वाई में भी मूव नहीं कर सकता, वो बेचारा वाई में भी मूव नहीं कर सकता, तो कौन सा रिएक्शन आएगा? तो आर वाई भी आएगा। अब मैंने आपको एक जानकारी और दी कि अगर आप फिक्स सपोर्ट यूज करते हो तो वो सपोर्ट आपके स्ट्रक्चर को रोटेट होने नहीं देगा। अगर वो रोटेट होने नहीं दे रहा, दैट मीन्स क्या, रेस्टेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रक्चर को। क्योंकि वो रेस्टेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट रोटेशन, तो क्या डेवलप होगा सपोर्ट के ऊपर? क्योंकि वो रेस्टेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट रोटेशन, तो क्या डेवलप होगा? मूवमेंट डेवलप होगा। लेकिन कौन सा वाला? एम एक्स, एम वाई, एम जेड, कौन सा वाला? एम जेड। क्यों? क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो? आप 2D की बात कर रहे हो, आप 2D की बात कर रहे हो, तो एम जेड में निकल के आए। जब हम 3D में एंटर करेंगे तो सारे के सारे 2D वाले तो केस ऑलरेडी आएंगे, तो आर एक्स भी आएगा, आर वाई भी आएगा, और क्या आएगा? एम जेड भी आएगा। अब मैंने आपको जानकारी दी कि 3D में अगर आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे तो फिक्स सपोर्ट यूज करने पे आपका स्ट्रक्चर जेड में भी मूव नहीं कर सकता, तो कौन सा रिएक्शन निकल के आएगा? मूव नहीं कर सकता, तो आर जेड निकल के आएगा। एक और जानकारी दी, अगर आप फिक्स सपोर्ट यूज करते हो तो आपका जो स्ट्रक्चर है ना तो एक्स में रोटेट कर सकता, ना ही वो वाई में रोटेट कर सकता, और ना ही वो जेड में रोटेट कर सकता। तो तीनों डायरेक्शन में फिक्स सपोर्ट ने आपको क्या दिया? रेस्टेनमेंट दिया अगेंस्ट रोटेशन। तो क्या आपको तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट मिलेगा, एम एक्स, एम वाई, एम जेड? तो फिक्स सपोर्ट अगर मैं यूज कर रहा हूं 2D कंडीशन में तो कितने रिएक्शन मिलेंगे मेरे को? मुझे 3 रिएक्शंस मिलेंगे, 3 रिएक्शंस। अगर मैं फिक्स सपोर्ट को 3D में यूज करता हूं तो मुझे कितने रिएक्शन मिलते हैं? मुझे 6 रिएक्शंस मिलते हैं। मुझे 6 रिएक्शंस मिलते हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, आगे मैं तभी चलूंगा, इतना बताओ रिएक्शंस कैसे मिलते हैं और क्यों कितने मिल रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है आपको? नोट करो फिर चलते हैं आगे।
डन। चलो आगे सब लोग। नेक्स्ट इज रोलर सपोर्ट। सॉरी, प्रीवियस स्लाइड। नेक्स्ट इज गाइडेड रोलर सपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जब मेरे पास रोलर सपोर्ट ऑलरेडी था तो मुझे इसकी क्या जरूरत पड़ी? देखो नाम में सब कुछ लिखा होता है। क्या आपने रोलर सपोर्ट को गाइड कर रखा है? सर इंक्लाइन रोलर 3D के केस में एक ही रिएक्शन देगा बट रिस्ट तीन साइड से मूवमेंट करेगा। आकाश देखो, मुझे एक बात बताओ जरा, जो रिएक्शन आपको मिल रही है वो किसके कौन से प्लेन में है? वो आपके सपोर्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है बात? तो मेरे लिए जो प्लेन हो जाएगा, ध्यान से सुनना बात, मेरे लिए जो प्लेन ऑफ स्टडी हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा और ये प्लेन हो जाएगा स्टडी करने के लिए, ठीक है बात? अब मुझे एक बात बताओ, लेट अस सपोज ये डायरेक्शन एक्स डैश है और ये वाई डैश है, तो मुझे बताओ तुम्हें एक्स डैश में मूवमेंट मिलेगा या वाई डैश में मूवमेंट मिलेगा स्ट्रक्चर का? तुम्हें स्ट्रक्चर का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में मिलेगा? मैं रिएक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, किस में मिलेगा आपको? आपका स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अरे वाई डैश में मूव करेगा। क्या स्ट्रक्चर ने एक्स डैश में मूवमेंट शो किया? ध्यान सुनना ध्यान से, एक्स डैश वाई डैश के जस्ट परपेंडिकुलर बनाया जेड डैश। अभी बनेगा नहीं परपेंडिकुलर, थोड़ा विजुलाइज करना। तो क्या स्ट्रक्चर जेड डैश, तो क्या स्ट्रक्चर जेड डैश वाई डैश प्लेन में पूरे अच्छे तरीके से मूव कर सकता है एकदम? तो क्या आपको जेड डायरेक्शन, तो क्या आपको कोई जेड डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा सपोर्ट पे से? तो अल्टीमेटली 3D के केस में भी आपको कितनी रिएक्शन मिली है? एक ही तो मिली आकाश। किसमें मिली? वो एक्सेलेरेशन में मिली। अभी क्लियर हो गया? बिल्कुल ना। तो मेरा स्टड, अरे फिर वही बात होगी बेटा, एक बात समझो ध्यान से, अगर मेरा रोलर इंक्लाइन है, अगर मेरा रोलर इंक्लाइन है तो मैं ये डायरेक्शन क्यों स्टडी करूंगा? वही बात समझ में आपको? अगर मेरा रोलर इंक्लाइन है तो मैं एक्स डायरेक्शन और ये वाई क्यों स्टडी करूंगा? मैं वही डायरेक्शन तो स्टडी करूंगा जो मेरे रोलर के प्लेन में होंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक्स डैश को स्टडी कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं थीटा यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं। बट इस बार जो इंपॉर्टेंस डायरेक्शन है, इस बार जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वो एक्स और वाई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात समझो ध्यान से, आपने इंक्लाइन रोलर क्यों दिया होगा? कोई वजह होगी, है ना? अगर कोई वजह है तो आप कौन सा प्लेन स्टडी करोगे? आप ये एक्स वाई प्लेन स्टडी करोगे या एक्स डैश वाई डैश प्लेन स्टडी करोगे? बेटा आप ये ला प्लेन स्टडी करोगे ना, क्योंकि आपने खुद इंक्लाइन दिया है वहां पे। आकाश ये बहुत बारीक बात है, समझ में आई आपको? मेरा पढ़ते थे प्लेन ऑफ रेफरेंस, वो चेंज हो गया ना यहाँ पे। एक्स वाई मेरा प्लेन ऑफ स्टडी है ही नहीं इस बार। मेरा प्लेन ऑफ स्टडी कौन सा है? एक्स डैश और वाई डैश है, या वाई डैश है जेड डैश है। क्लियर हुआ? वो अलग बात है कि थीटा, क्योंकि मुझे थीटा पता होगा तो मैं एक्स के अंदर और वाई के अंदर निकाल सकता हूँ, बस वो अलग बात है। तो अगर मेरा रोलर इंक्लाइन है तो उसको स्टडी करने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो इंक्लाइन किसी पर्पज के लिए दिया होगा। बाकी किसी को कोई डाउट इसके अंदर? किसी और को डाउट? कहाँ पे थे? हाँ देखो, चलो, गाइडेड रोलर कौन सा सपोर्ट है कि आपने रोलर को इस तरीके से गाइड कर रखा है कि आपने उससे एक और रिएक्शन ले रखी है। मुझे इतना बताओ, इसके पहले हम पढ़ चुके रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट आपको कितनी रिएक्शन देता है? सिर्फ एक रिएक्शन। आपने उसको गाइड कर दिया, आपने उसको इस तरीके से गाइड किया कि अब आपको एक और रिएक्शन मिल रही है। देखो कैसे मिलती है, सुनो बात ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, डायग्राम समझ में आएगा आपको। देखो
लेट्स सपोज दिस योर बीम, टू डी की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी बीम एक्स में मूव कर सकती है? क्यों, कैसे पता चला? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? लगे रोलर्स, मूव करा देंगे एक्स के अंदर, अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, क्या तुम इस बीम को वाई के अंदर मूव करा सकते हो, वाई डायरेक्शन में? क्या तुम इस बीम को वाई के अंदर मूव करा सकते हो? नहीं करा सकते। अगर आप तुम वाई के अंदर रोटेट मूव नहीं करा सकते तो आपको क्या मिलेगा? आपको आर वाई मिलेगा, सीधी सी बात है। आपको आर एक्स नहीं मिल रहा था, आर एक्स कितना है हमारे पास में? 0 है। तो इस बार तुमने रोलर को इस तरीके से गाइड किया कि तुम्हें कौन सा मूवमेंट नहीं मिल रहा है इस बार, मतलब आपकी बीम रोटेट नहीं करी। और हम बात करें 2D की, तो कौन सा मूवमेंट आएगा सपोर्ट के ऊपर? हम बात करें 2D की, आपने रोलर सपोर्ट इसलिए दिया, आपने रोलर सपोर्ट को गाइड इस तरीके से किया कि जो आपकी बीम है अब वो रोटेट नहीं कर सकती। किस प्लेन के अंदर? अब वो एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट नहीं कर सकती, मतलब वो जेड डायरेक्शन के अबाउट रोटेट नहीं कर सकती। अगर वो जेड डायरेक्शन के अबाउट रोटेट नहीं कर सकती तो क्या रिएक्शन डेवलप होगी? अगर रिएक्शन डेवलप होगी तो क्या आएगा निकल के? एमजेड निकल के आएगा। इस बार आपके सपोर्ट के ऊपर कितनी रिएक्शन आएंगी? 2 की 1? इस बार 2 रिएक्शंस आएंगी। सो 2 रिएक्शंस। कौन कौन सी? एक तो आपको आर वाई मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? एमजेड मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि आपने अपने रोलर सपोर्ट को गाइड कर रखा था ताकि आपको एक एडिशनल रिएक्शन मिल जाए। बस ये बात। आई बात समझ में आपको? एक और देख लो। चलो देखो जरा, आपकी जो बीम है, क्या वो मूव हो सकती है एक्स के अंदर? क्या बीम मूव कर सकती है एक्स में? नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक्स में मूव नहीं कर सकती। क्या मिलेगा आपको? आर एक्स मिलेगा। बट क्या आपकी बीम इस बार वाई में मूव कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। तो आपको आर वाई क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। वापस से देख के बताओ, क्या बीम रोटेट कर सकती है जेड के अंदर? नहीं कर पाएगी बीम रोटेट। ये अरेंजमेंट देख के आपको लग रहा होगा कि मूव कर जाएगी, मूव नहीं कर पाएगी। क्योंकि बीम जेड के अंदर मूव नहीं कर पा रही तो आपको रेस्टेंटमेंट मिल रहा है, तो क्या डेवलप होगा यहाँ पे? यहाँ पे एम जेड डेवलप होगा। तो आपको 2 रिएक्शन यहाँ भी मिलेंगी। कौन कौन सी? कौन कौन सी मिलेंगी आपको? इस बार मिलेगी आपको क्या? आर एक्स और एम जेड। तो पिछली वाले से अलग मिली, लेकिन मिलेंगी 2 ही आपको। ठीक है, बात सबको समझ में आया? देख सकते हैं। इट इज द टाइप ऑफ रोलर सपोर्ट, it is the type of roller support, movement of which movement of which is guided, movement of which is guided or restrained भी बोल सकते हो आप, or restrained in a particular direction, in a particular direction. Hence it offers, hence it offers one more reaction, hence it offers one more reaction. ध्यान रखना। नोट कर लो, हो जाए तो डन लिखना।
डन हो गया, सबका हो गया। नेक्स्ट इज लिंक सपोर्ट। ये नया हो सकता है आपके लिए, लिंक सपोर्ट। लिंक सपोर्ट आप वहां प्रोवाइड करोगे जहां पे आप केबल यूज करोगे, मैक्सिमम केसेस में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिंक सपोर्ट आप वहां प्रोवाइड करोगे जहां पे आपको केबल से काम है। फॉर एग्जांपल सुनो बात ध्यान से, देखो देखो, लेट अस सपोज ये स्ट्रक्चर है, आपको इसको होल्ड करके रखना है। तो क्या मैं इसको यहाँ से केबल से कनेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से? मैं यहाँ पे केबल क्यों यूज कर पाया, मुझे इतना बताओ बस। मैं यहाँ पे केबल क्यों यूज कर पाया? मैं केबल इसलिए यूज कर पाया, क्यों? क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर की टेंडेंसी क्या है, नीचे मूव करने की, नीचे आने की, क्योंकि वेट कहाँ लगता है, एमजी लगता है, डाउनवर्ड्स। क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर की जो मूव करने की टेंडेंसी एमजी है, तो इस केबल के अंदर कौन सा फोर्स निकल के आएगा? एक्सियल फोर्स निकल के आएगा। और वो एक्सियल फोर्स किस नेचर का होगा? क्योंकि केबल में स्ट्रेच आ रहा है, इसमें एक्सियल टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा। तो जो आप यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, अब ध्यान से देखना बात, क्योंकि आपने केबल से काम किया, तो आपने केबल से स्ट्रक्चर को कनेक्ट किया। तो जिस सपोर्ट से आपने कनेक्ट किया, क्या बोलते हैं सपोर्ट को? जिस सपोर्ट से आपने कनेक्ट किया, इसको क्या बोलते हैं? लिंक सपोर्ट। एक लिंक सपोर्ट यहाँ पे आएगा, और एक लिंक, अब कईयों की बुद्धि बहुत चल जाएगी, सर ये तो फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है क्या यहाँ पे? ये कोई फिक्स सपोर्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये यहाँ पे भी लिंक बनेगा, तो पूरा लिंक सपोर्ट बनेगा आपका। ठीक है बात? तो लिंक सपोर्ट ध्यान रखना बेटा, वो कोई फिक्स सपोर्ट नहीं है। कभी बोलो यहाँ पे कि सर यहाँ पे मोमेंट भी रेस्ट हो जाएगा, अरे केबल कोई मोमेंट देगी आपको क्या? क्या केबल के अंदर कोई मोमेंट आएगा जो वो रेस्ट करवाएगी? लिंक सपोर्ट्स, लिंक सपोर्ट। देख सकते हैं इसमें, इट इज द टाइप ऑफ सपोर्ट, इट इज द टाइप। अच्छा एक बात बताओ, केबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स आता है? टेंशन फोर्स। मतलब इतनी बार बता दिया, अभी भी टेंशन नहीं कर रहे, अरे एक्सियल आता है बेटा, टेंशन तो नेचर है ना उसका, बस एक्सियल आता है। क्योंकि केबल सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स ही रेज कर सकती है। तो केबल के साथ जो लिंक सपोर्ट आपने दिया, उसके ऊपर कौन सा रिएक्शन आएगा? नहीं, यही बात समझ में, देखो ध्यान से बात, अब सुनो बात ध्यान से, देखो मान के चलो, ये आपने एक लिंक सपोर्ट दिया, सुनना बात ध्यान से, लिंक सपोर्ट दिया, ये आपकी केबल है, ये नीचे किससे भी कनेक्टेड होगी उससे मुझे मतलब नहीं है, ये आपकी केबल है, ठीक है। इस केबल के अंदर कौन सा फोर्स आता है? एक्सियल फोर्स आता है, बना एक्सियल फोर्स, अच्छी बात। एक और लिंक दिया आपने, मान लो एक और स्ट्रक्चर आपके पास में, यहाँ पे आपने लिंक दिया, इस लिंक से भी कौन जुड़ी हुई है? इस लिंक से भी आपकी केबल जुड़ी हुई है, ये आपकी केबल कनेक्टेड है। केबल में हमेशा कौन कौन सा फोर्स आता है? एक्सियल फोर्स आता है, टेंसाइल नेचर का। ये बनाओ, अब तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है, मुझे इतना बताना, तुमने लिंक सपोर्ट तब दिया जब तुम केबल यूज कर रहे हो, और केबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स आता है। तो जो ये लिंक सपोर्ट है, इसके ऊपर कौन सी रिएक्शन आएगी? एक ही तो रिएक्शन आएगी, कौन सी आएगी? मोमेंट आ जाएगा इसके ऊपर, मोस्टली इसके ऊपर मोमेंट आ जाएगा। बेटा 2D के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? RX होती है, RY होती है, MZ तो होती है। जरा मुझे बताना, जब तुम इस सपोर्ट को एनालाइज करोगे, तो क्या ये RY रेज कर पाएगा कभी? क्या RY कभी डेवलप होगा इसके अंदर? RY इसके अंदर क्यों डेवलप हो रहा है? RY इसके अंदर क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? क्या केबल, एक बात जरा बताना, क्या केबल का मूवमेंट ये रेस्टेन करेगा वाई के अंदर? अरे रेस्टेन तो तब करेगा जब केबल को तुम मूव करने दोगे वाई के अंदर। तुम केबल को मूव होने दोगे? भाई केबल तो कैसा मेंबर है जो एक्सियल टेंशन लेगा, वो तुम सीधा खींचोगे उसको? क्या तुम केबल को, इस केबल को तुम केबल के ऊपर क्या मूवमेंट अप्लाई कर सकते हो? जरा मुझे बताना।
हम केबल के ऊपर कोई मोमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने केबल के ऊपर कोई मोमेंट अप्लाई नहीं किया। तो क्या सपोर्ट के ऊपर कोई मोमेंट डेवलप हो जाएगा? लिंक वाले, मैं लिंक की बात कर रहा हूँ। तो लिंक के ऊपर कौन सा रिएक्शन डेवलप होगा? लिंक के ऊपर हमेशा वही फोर्स डेवलप होगा जो फोर्स किस में आया हुआ है, जो केबल में आया हुआ है, चाहे वो एक्स के अंदर आया हुआ है, यहाँ पे एक्स में है, और चाहे वो किसके अंदर आया हुआ है, चाहे वाई के अंदर आया हुआ है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि लिंक सपोर्ट कौन सा रिएक्शन शो करेगा? जो फोर्स या जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स किसके अंदर है, जिस डायरेक्शन में फोर्स केबल के अंदर है, वही फोर्स निकल के आएगा उसके अंदर। क्लियर हो आपको? इसके अलावा कोई और रिएक्शन नहीं आएगा इसके ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा तुम लोग केबल के अंदर मोमेंट आने दोगे क्या? मुझे इतना बताओ पहले तो, कि क्या केबल मोमेंट सहन कर सकता है? अगर केबल के अंदर हम मोमेंट नहीं आने दे रहे तो क्या उस जिसके साथ वो चिपका हुआ है उसके अंदर मोमेंट रिलीज कर देगा वो? एक बात ध्यान से समझो, देखो किसी भी सपोर्ट पे रिएक्शंस कब डेवलप होते हैं? जब स्ट्रक्चर की टेंडेंसी होती है मूव करने की। और वो टेंडेंसी आती कब है? जब आप लोड लगाते हो एक्सटर्नल। ये बात करते हो? क्या तुम केबल के अंदर उसको मूवमेंट आने की टेंडेंसी रखोगे? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि केबल तुरंत मूव कर जाएगा। और अगर उसके पास मूवमेंट आने की टेंडेंसी ही नहीं है, तो क्या सपोर्ट पे कोई रिएक्शन डेवलप होने की टेंडेंसी होगी? केबल के अंदर मूवमेंट आने की टेंडेंसी ही नहीं है, तो क्या उसके सपोर्ट के ऊपर कभी रिएक्शन आएगा मूवमेंट को लेके? कभी भी नहीं आएगा। अभी क्लियर है आकाश? मैं दोबारा बताता हूं, देखो आपने स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगाया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लोड लगाने के कारण स्ट्रक्चर पे क्या आ सकती है? टेंडेंसी हो सकती है मूव करने की या रोटेट करने की। केबल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मैं लोड इस तरीके से लगाऊंगा कि उसके अंदर टेंडेंसी ही नहीं होगी रोटेट करने की। अभी क्लियर है? उसके अंदर अगर टेंडेंसी ही नहीं है रोटेट करने की, तो कोई रिएक्शन डेवलप होगा रोटेशन के अगेंस्ट में सपोर्ट के ऊपर? भाई रिएक्शन तो तभी डेवलप होता है ना जब आपके स्ट्रक्चर में टेंडेंसी होती है रोटेट करने की, मूव करने की। जब बेचारे में टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि मैंने उसे डिजाइन ही उसके लिए नहीं किया हुआ। अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर सबको? दोबारा बताना है या क्लियर है मुझे बताओ? इसको रटोगे नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, कुछ नहीं है। देखो कोई भी स्ट्रक्चर है, सुनो ध्यान से बात। कोई भी स्ट्रक्चर है, आपने इस स्ट्रक्चर के ऊपर लगाया एक्सटर्नल लोड। इस स्ट्रक्चर के तुम जानते हो ना बेटा कि ये स्ट्रक्चर क्या क्या रेजिस्ट कर सकता है? जैसे बीम हो गया, मुझे पता है कि बीम बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स रेजिस्ट कर सकती है। अगर ये बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर सकती है, दैट मींस क्या? इसके अंदर रोटेशन आने की टेंडेंसी है। अगर सपोर्ट के ऊपर, अगर सपोर्ट ने इसकी रोटेशन वाली टेंडेंसी को रोक रखा है, तो क्या सपोर्ट के ऊपर मोमेंट आएगा? सपोर्ट ने इसकी रोटेशन वाली टेंडेंसी को रोक रखा है, तो क्या सपोर्ट के ऊपर मोमेंट आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अब केबल एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, क्या तुमने इसके अंदर शियर फोर्स अलाउ किया? क्या तुमने इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट अलाउ किया? तुमने बस क्या अलाउ किया हुआ है? एक्सियल फोर्स, वो भी टेंसाइल नेचर का। तो जब तुमने अलाउ ही नहीं किया, तो क्या इसके अंदर रोटेट होने की टेंडेंसी है? अगर टेंडेंसी ही नहीं है, तो बेचारा सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको करेगा। आई बात समझ में आकाश? अभी क्लियर सबको? तो ध्यान रखना, जब भी लिंक सपोर्ट आएगा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी। और वो रिएक्शन की डायरेक्शन, लिंक सपोर्ट अगर आएगा तो उसके अंदर एक ही रिएक्शन होगी, और उस रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी? जो डायरेक्शन केबल के अंदर फोर्स की। इट इज अ टाइप ऑफ सपोर्ट in which reaction is developed in the direction of cable or wire और जो भी आपने यूज किया। बना लो बेटा डायग्राम। So that completes your type of supports. चलो
आगे चलने से पहले मुझे एक बात बताओ, 2D कंडीशन के अंदर, 2D कंडीशन के अंदर अगर मैं बीम की बात करूं तो उसमें कितने इंटरनल फोर्सेस आते हैं? 3 आते हैं। अगर मैं कॉलम की बात करूं कितने आते हैं इंटरनल फोर्सेस? 3 आते हैं। अगर मैं 3D की बात करूं तो बीम के अंदर कितने फोर्सेस आएंगे? 6 आएंगे। इन्हीं इंटरनल फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये इंटरनल फोर्सेस किसके अंदर आए स्ट्रक्चर के? ये जो आप मुझे बता रहे हो 6 3, ये जो इंटरनल फोर्सेस किसके अंदर आए? ये मेंबर के अंदर आए। तो क्या नाम पड़ जाएगा इनका? क्या नाम पड़ जाएगा इनका? मेंबर फोर्सेस। मेंबर फोर्सेस। जो अभी आपने रिएक्शंस निकाली, ये किसके ऊपर निकल के आई? जो भी आपने रिएक्शंस निकाली आर एक्स आर वाई, किसके ऊपर निकल गए? सपोर्ट्स। क्या नाम पड़ जाएगा इनका? क्या नाम पड़ जाएगा इनका? इनका नाम पड़ जाएगा सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस। अब मेरा काम क्या था? मेरा काम क्या था? जब आपके स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सटर्नल लोड आया, मुझे क्या निकाल के देना है? मुझे सारे के सारे सपोर्ट रिएक्शन निकाल के देने। क्यों? क्योंकि जब मुझे सपोर्ट रिएक्शन पता होंगे तभी मैं क्या कर सकता हूं, तभी मैं बीम के अंदर या कॉलम के अंदर या केबल के अंदर या एक्सियल मेंबर के अंदर मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकता हूं, जो मेरा बेसिक एम। आप लोग बनाते हो शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जो शेयर फोर्स है कैसा फोर्स है? मेंबर फोर्स ही तो है। जो बेंडिंग मोमेंट है कैसा फोर्स है? मेंबर फोर्स ही तो है। तो मुझे ये करके देना होगा। आई बात समझ में? तो बेसिक कहानी क्या है? स्ट्रक्चर गिवन होगा, आपको एक्सटर्नल लोडिंग गिवन होगी, आपको क्या निकालना होगा? आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालने होंगे और साथ में क्या निकालना होगा? आपको मेंबर फोर्स निकालना। ये हमारा काम। तो मैंने बस आपको इतना बताया कि सपोर्ट पे रिएक्शंस कैसे आती हैं और कौन कौन सी आती हैं, डिपेंड करता है सपोर्ट कंडीशंस पे। और मेंबर फोर्सेस कैसे आते हैं, डिपेंड करता है कौन सा मेंबर आपने यूज किया होगा। सबको बात क्लियर है? अगली बात करते हैं। अब ध्यान से बात समझो। ये सपोर्ट रिएक्शंस और मेंबर फोर्सेस अगर आप सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके निकाल पाओ तो आप उस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? उसको बोलोगे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? सारे के सारे सपोर्ट रिएक्शंस और जितने भी मेंबर फोर्सेस हैं, अगर वो सारे के सारे आपने निकाल लिए सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके, तो आप उस स्ट्रक्चर को क्या बोल दोगे? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोल दोगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इनडिटरमिनेट। अब इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी दो टाइप का होता है। कैसा? सुनो ध्यान से। अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके, अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके सपोर्ट रिएक्शंस को निकाल पा रहे हो, तो वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? वो स्ट्रक्चर डिटरमिनेट होगा, लेकिन कैसा? एक्सटर्नल डिटरमिनेट हो जाएगा। मैंने दोबारा दोबारा बोलता, मैंने क्या बोला देखो सुनो। हमारे पास दो चीज है। क्या क्या? एक तो सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शंस, और क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा मेंबर फोर्सेस। मेंबर फोर्सेस। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आप ये दोनों के दोनों निकाल देते हो, सारे के सारे मेंबर फोर्सेस और सारे के सारे सपोर्ट रिएक्शंस यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रक्चर डिटरमिनेट, कंप्लीटली डिटरमिनेट हो जाएगा। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, अगर आप सपोर्ट रिएक्शंस और मेंबर फोर्सेस नहीं निकाल पाते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा इनडिटरमिनेट। अब इसमें भी दो पार्ट है। कौन कौन से? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सुनते रहो बात ध्यान से। इंटरनल पे तो बाद में जाएंगे, पहले सुनो एक्सटर्नल क्या होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? आपका स्ट्रक्चर एक्सटर्नल इनडिटरमिनेट तब होगा, कब? जब आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके सपोर्ट रिएक्शन को नहीं निकाल पा रहे हो। जब आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके सपोर्ट रिएक्शन को नहीं निकाल पा रहे हो। अगर आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके सपोर्ट रिएक्शन को निकाल दिया, तो आप क्या बोलोगे? तब आप ये बोल दोगे कि आपका स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है? नहीं बोल पाओगे। क्यों? स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिटरमिनेट बोलने के लिए आपको सपोर्ट रिएक्शन ही पता होने चाहिए, आपको मेंबर फोर्स भी पता होना चाहिए। सिर्फ क्या यूज करके? सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे ये बोला कि आपने सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन निकाल लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा स्ट्रक्चर डिटरमिनेट तो है, बट किस कैसा डिटरमिनेट है? वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली डिटरमिनेट है। ठीक है बात? अब ध्यान से समझो। इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके और सपोर्ट रिएक्शन यूज करके, सपोर्ट रिएक्शन जो आपने निकाली उनको यूज करके और इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके अगर आप मेंबर फोर्सेस निकाल पाते हो, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? एक्सटर्नली एक्सटर्नली इन सॉरी एक्सटर्नल डिटरमिनेट तो था ही था। अब क्या हो जाएगा? वो इंटरनली
डिटर्मिनेट हो जाएगा। तो कंप्लीटली क्या हो गया आपका, कंप्लीटली डिटर्मिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आई, या रिपीट करना है इसमें से कुछ? चलो एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आपने सपोर्ट रिएक्शन निकाल ली सिर्फ, हाँ कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं आएगी समझ में। आपने सपोर्ट रिएक्शन निकाल ली क्या यूज करके, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बोलोगे आप? आपने सपोर्ट रिएक्शंस निकाल लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके, तो आप क्या बोलोगे, आपका स्ट्रक्चर कैसा है? आपका स्ट्रक्चर एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत? मैं कंप्लीटली डिटर्मिनेट क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं मेंबर फोर्स निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। अब ध्यान से बात समझो। सपोर्ट रिएक्शन आपने निकाल ली, अगर सपोर्ट रिएक्शन यूज करके और वापस से इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके आप मेंबर फोर्सेस को निकाल पाते हो, तो क्या हो जाएगा वो इंटरनली, वो इंटरनली डिटर्मिनेट भी हो जाएगा। तो जैसा ही ऐसा हुआ तो आप क्या बोल दो स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली क्या है, ये कंप्लीटली डिटर्मिनेट है। चलो अब ध्यान से सुनो। आपका स्ट्रक्चर एक्सटर्नली डिटर्मिनेट था, मतलब आपने सपोर्ट रिएक्शन निकाल दिए थे सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके, बट सपोर्ट रिएक्शन पता होने के बावजूद, इक्विलिब्रियम इक्वेशन पता होने के बावजूद आप मेंबर फोर्सेस नहीं निकाल पा रहे, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा है? आपका स्ट्रक्चर इंटरनली इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट। इस बात का ये मतलब। नीरज अभी क्लियर है आपको? सभी को क्लियर है? अच्छी बात। डिटर्मिनेशन एंड इनडिटर्मिनेशन। अभी मैंने इसका मीनिंग नहीं बताया आपको, विद टाइम सब कुछ पता चल जाएगा। द स्ट्रक्चर इन विच, सिर्फ आपको इतना ही तो बताया सपोर्ट रिएक्शंस क्या होती हैं और मेंबर फोर्सेस क्या होते हैं। द स्ट्रक्चर इन विच all member forces, all member forces and support reactions and support reactions। क्या आप लोग फेमिलियर हो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेंबर फोर्सेस है ना? जो फोर्सेस कहाँ पे आएंगे, जो फोर्सेस आपके मेंबर्स में आएंगे। और सपोर्ट रिएक्शंस कौन से होंगे, जो सपोर्ट की रिएक्शन की बात कर रहा है वो। द स्ट्रक्चर इन विच ऑल मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शंस cannot be found, cannot be found by using, cannot be found by using only equilibrium equations, then that structure will be termed as, will be termed as indeterminate structure। Next point, a structure can be, a structure can be externally indeterminate when by using only equilibrium equations, its support reactions, its support reactions cannot be found। एंड वाइस वर्सा, चलो वाइस वर्सा ही बोले देता हूँ।
A structure can be externally determinate when its support reactions can be found using only equilibrium equations. अब मुझे एक बात बताओ, सुनो बात ध्यान से। आपने एक स्ट्रक्चर के सपोर्ट रिएक्शंस को निकाल दिया सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके, तो क्या कोई जरूरी है वो स्ट्रक्चर इंटरनली भी क्या होगा, डिटरमिनेट होगा? कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। इफ, नेक्स्ट पॉइंट वही लिख रहा हूं, if by knowing all support reactions, if by knowing all support reactions and by using equations of equilibrium, we cannot found the member forces, then such structure will be, कैसा स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? internally indeterminate and vice versa. ये लिखने में मुझे बहुत दिक्कत आती है, लिख देता हूँ पूरा ही, कुछ का कुछ निकालोगे आप लोग। if by knowing all support reactions and by using equations of equilibrium, we are able to find out the member forces, then such structure will be internally determinate. देखो ध्यान से बात, कोई भी स्ट्रक्चर इंटरनली डिटर्मिनेट है या इंटरनली इनडिटर्मिनेट है, तुम्हें वो जानने के लिए क्या निकालनी पड़ेगी? कोई भी स्ट्रक्चर इंटरनली इनडिटर्मिनेट है या कोई भी स्ट्रक्चर इंटरनली डिटर्मिनेट है, क्या निकालना पड़ेगा आपको? आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालने पड़ेंगे। अगर आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल पाए यूजिंग ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अगर आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल पाए यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्या हो जाएगा? वो स्ट्रक्चर एक्सटर्नली डिटर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर आप सपोर्ट रिएक्शन ही नहीं निकाल पाए यूजिंग ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? वो हो जाएगा कैसा? एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट। क्या अभी सबको क्लियर है? बेटा एक बात बताओ, मेंबर फोर्सेस आप तभी निकालोगे ना जब आपको सपोर्ट रिएक्शन पता होंगी, है ना? जैसे मान लो किसी भी बीम के अंदर आप शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट तभी तो निकालते हो जो आपको सपोर्ट रिएक्शन पता होती है। अगर आप सपोर्ट रिएक्शन ही नहीं पता कर पा रहे हो, दैट मींस स्ट्रक्चर कैसा है? वो एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट है। आपने सपोर्ट रिएक्शन निकाल लिया, सपोर्ट रिएक्शन पता करने के बावजूद आप नहीं निकाल पा रहे अंदर के फोर्सेस, तो कैसा स्ट्रक्चर है? वो इंटरनली इनडिटर्मिनेट है। ये इस बात का मतलब। और हमारा जो स्ट्रक्चर वो कंप्लीटली डिटर्मिनेट कब होगा? हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डिटर्मिनेट कब होगा? जब वो स्ट्रक्चर एक्सटर्नली भी डिटर्मिनेट हो और वो स्ट्रक्चर इंटरनली भी क्या हो? डिटर्मिनेट हो। अभी तक आपने अपने जीवन में कौन सा एक बहुत स्ट्रक्चर देखा है जो आप यूज करते रहते हो दिन भर? बीम देखिए आपने, बीम देखिए। अब सुनो बात ध्यान से, बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल, बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इंटरनली क्या होता है? जो इंटरनली डिटर्मिनेट होता है। कहने का मतलब क्या हुआ?
कि अगर आपने बीम के सारे सपोर्ट के रिएक्शन निकाल लिए तो बीम के अंदर किस पॉइंट पे क्या शियर फोर्स है, क्या बेंडिंग मोमेंट है, आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला। बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो हमेशा क्या होता है, जो हमेशा इंटरनली डिटर्मिनेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरीके से अगर आपने सपोर्ट रिएक्शन को निकाल लिया तो आप बीम के अंदर किसी भी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो, आप बीम के अंदर किसी भी पॉइंट पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से बात, देखो अभी एक केस कराता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एक केस लेते हैं। ये आपके पास एक बीम है, केस करें 2D का, ध्यान रखना। कौन सा सपोर्ट है हमारे पास, हमारे पास कौन सा सपोर्ट है, ये भी पिन सपोर्ट है, ये भी पिन सपोर्ट है। चलो, कितने रिएक्शंस आते हैं पिन सपोर्ट पे, एक तो आर एक्स आता है और एक आर वाई आता है। लिख सकता हूँ मैं इसको, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। सुनते रहना चुपचाप से। तो ये वर्टिकल है तो इसको लिख दिया वी ए, ये हॉरिजॉन्टल है इसको क्या लिख दिया एच ए। अगेन दिस इज वी बी एंड दिस इज एच। क्या इसके अलावा कोई और एक्सटर्नल रिएक्शन है बीम के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर? नहीं। चलो अच्छी बात है। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी है मेरे पास, 4 है। साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2D के केस में, क्योंकि आप 2D पढ़ रहे हो, 2D के केस में टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी होती है जरा बताना 2D में अंदर। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ क्या, समेशन ऑफ एम जेड इक्वल्स टू 0। चलो, क्या आप सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके, सुनो बात ध्यान से, क्या आप सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके चारों के चारों सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हो? क्या आप सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके चारों नहीं निकाल सकते ना भाई, 4 अननोन 3 इक्वेशन, 4 अननोन 3 इक्वेशन, हमेशा एक अननोन रह जाएगा। मुझे बताओ। तो आप सब एक्सटर्नल रिएक्शंस को नहीं निकाल पा रहे तो बीम कैसा स्ट्रक्चर हुआ, ये जो गिवन बीम है कैसी है, ये एक्सटर्नली कैसी है, इनडिटर्मिनेट है। पहली बात। चलो, अब मैंने आपको क्या बोला, क्या मैंने ऐसा बोला कि मैं सपोर्ट रिएक्शन निकाल ही नहीं सकता, क्या मैंने ऐसा बोला क्या? नहीं। हम सपोर्ट रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके निकाल पा रहे हैं। मान लो मैंने आपको चारों दे दिया, मैंने आपको वी ए, एच ए, वी बी और एच बी बता दी। अब एक बात बताओ, बीम के अंदर 2D के अंदर कितनी कंडीशंस होती हैं? जब मैं बीम को कट करूंगा तो बीम के अंदर कितने मेंबर फोर्स होते हैं 2D के अंदर? 3 मेंबर फोर्स होते हैं। कौन कौन से? शियर फोर्स, और कौन सा होता है एक्सियल फोर्स, और कौन सा होता है बेंडिंग मोमेंट। ये तीनों बता रखे हैं आपको। चलो, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है 2D के अंदर? 3। तुम्हारे पास मेंबर फोर्स 3 है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है, तो क्या 3 फोर्सेस 3 इक्वेशन बन जाएगी बात, बन जाएगी बात। तो क्या ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ, क्या ये स्ट्रक्चर इंटरनली डिटर्मिनेट हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो अच्छी बात है, देखो जरा। बात करते हैं 2D में सपोर्ट कैसा है आपके पास, सपोर्ट कैसा है? फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट होता है, कितने रिएक्शंस आते हैं, आर एक्स, आर वाई और एम जेड। यहाँ पे भी 3 और यहाँ भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, आर एक्स, आर वाई और एम जेड। एक मिनट, नामकरण कर देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, क्या क्या हो जाएगा, आर ए, अच्छे से लिख देता हूँ ना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज बी ए, एच ए और एम ए, दिस इज बी बी, एच बी और एम बी। किस डायरेक्शन में मोमेंट डेवलप होगी मुझे पता है क्या, सपोर्ट के ऊपर जरा बताना मेरे को। सपोर्ट के ऊपर किस डायरेक्शन में मोमेंट डेवलप होगी, नहीं पता भाई, रैंडम डायरेक्शन ले रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि हाँ मोमेंट डेवलप होगा इसके ऊपर। तो ये हो गया वी ए, हो गया आपके पास, दैट इज एच ए,
and that is Ma. This is Vb, this is Hb, this is क्या? This is Mb. चलो कमेंट करके बताओ नंबर ऑफ टोटल रिएक्शंस, टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। 2D के अंदर टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होंगी? ये तो 3 ही रहेंगी। चलो अच्छी बात है। स्ट्रक्चर कैसा है? क्या तुम 3 इक्वेशन यूज करके 6 अननोन निकाल सकते हो कभी? क्या तुम 3 इक्वेशन यूज करके 6 निकाल सकते हो? तो आपकी बीम कैसी है? आपकी बीम है एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट। चलो अब ध्यान से बात समझो। तुमने बीम को बीच में से काटा। 2D के अंदर बीम के अंदर कितने फोर्स आते हैं? मेंबर फोर्स, 3 मेंबर फोर्स। तुम्हारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी है सोल्व करने के लिए? वो भी 3 है। 3 मेंबर फोर्स, 3 इक्वेशन, कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा इंटरनली? 3 मेंबर फोर्स और 3 इक्वेशन कैसा हो जाएगा? इंटरनली डिटर्मिनेट। तो इससे क्या समझ में आई बात कि बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमेशा क्या होता है? बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमेशा क्या होता है? जो हमेशा इंटरनली डिटर्मिनेट होता है। इंटरनली डिटर्मिनेट होता है। यही बात समझ में आपको? अब आप पूछोगे सर ये तो आपने 2D में बताया, अच्छी बात है। बात करते हैं 3D के अंदर। 3D के अंदर कितने मेंबर फोर्स आते हैं बीम के अंदर? 6 आते हैं। और 3D के अंदर मेरे पास इक्वेशन कितनी होती हैं? 6 होती है। तो 6 इक्वेशन 6 अननोन, वापस से क्या हो गया स्ट्रक्चर बीम वाला? वापस से इंटरनली डिटर्मिनेट हो गया। आई बात समझ में आपको? जो ऑब्जेक्टिव है पूछा जाता है ये, सिर्फ बीम के ऊपर कमेंट किया मैंने और कोई अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको, सिर्फ बात बताई गई है कि आपको समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में आपको? एक मिनट, क्या बोल रहा है सर? जब रिएक्शन नहीं, बेटा वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। मैंने आपको क्या बोला कि रिएक्शन मैंने आपको दिए, मैंने आपको निकाल के दिए। कैसे दिए? मैंने कंपैटिबिलिटी यूज की होगी, मैंने एनर्जी इक्वेशन यूज की होगी। मैंने ये थोड़ा ना बोला कि मैं सपोर्ट रिएक्शन निकाल ही नहीं सकता। मैं सपोर्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सिर्फ यूज करके नहीं निकाल सकता। मैंने ये स्टेटमेंट बोली आपसे। जब मैं सपोर्ट रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके ना निकाल पाऊं, तब मैंने क्या बोला? एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट है। अरे ऐसा थोड़ी ना है कि मैं निकाल नहीं सकता। मेरे पास 2 इक्वेशन भी तो है, कंपैटिबिलिटी और क्या, एनर्जी इक्वेशन। तो मैं वो दोनों यूज करके निकाल सकता हूँ ना। सही बात समझ में? ऊपर पढ़ो एक बार, जरा ऊपर पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? बाय नोइंग ऑल सपोर्ट रिएक्शंस लिखा हुआ है, एंड बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वी आर, इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट द मेंबर फोर्सेस, देन क्या हो जाएगा? इंटरनली। तो हम कंडीशन लगा रहे हैं कि मुझे सपोर्ट कंडीशन पता है। सही बात समझ में? बात से क्लियर हुआ? तो अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी किससे रिलेटेड होती है? एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी किससे रिलेटेड होती है? सपोर्ट रिएक्शन से। इंटरनल डिटरमिनेसी या इनडिटरमिनेसी किससे रिलेटेड होती है? मेंबर फोर्सेस से। मेंबर फोर्सेस से। ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है आपको समझ में? आप लोग कोई बात? बाकी कल करते हैं। ठीक है, कल तो आपको टेस्ट है आरसीसी का, परसों करते हैं। आपको क्लास समझ में आ गई? नमूना कुछ नया मिला कि मतलब ये तो सौ में पढ़ रखा था वैसे हम लोगों ने? ये नहीं पढ़ा था ना ये वाला जो अभी बताया आपको मैंने? स्ट्रक्चर में देखते हैं, शायद मजा आए आपको पढ़ने में। चलो कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं सर। कल तो टेस्ट है आपको। ठीक है रवि, गुड नाइट। चीजें आसान है लेकिन बेटा रिवाइज करते रहना। सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड, याद रखना ये चीज।